नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम आप लोगों के लिए आज एक नया एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। जो ये पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, डीपीएसपी भी बोलेंगे बच्चे। ठीक है, तो आप लोग इसको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे आप फंडामेंटल राइट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है डीपीएसपी भी है, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि डीपीएसपी का काम क्या है। जैसे फंडामेंटल राइट जो होता है ना बच्चा, फंडामेंटल राइट का मेन काम क्या होता है कि वो जो है वो हमारा मूल अधिकार है, और मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो उसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि वो बाध्य योग्य है। ठीक है, यानी कि वो जस्टिबल है, यानी कि सरकार उस पर क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस पर न्याय दिलाने का काम करेगी, यानी कि उसको बहाल करने का प्रयास करेगी। लेकिन जो डीपीएसपी है ना बच्चा, वो क्या वाद्य योग्य नहीं है, यानी कि वो नॉन जस्टिबल है। यानी कि अगर राज्य चाहेगी तो उस पर क्या करेगी, राज्य अगर सक्षम है तो डीपीएसपी को वो लागू करेगी, और नहीं तो नहीं करेगी, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का काम किसमें बोला गया है, डीपीएसपी में बोला गया है। ठीक है, जैसे देखिए बिहार बिहार में क्या है, शराबबंदी है। ठीक है, लेकिन क्या आपके बगल के राज्य झारखंड में शराबबंदी है? नहीं है। लेकिन बिहार अगर सक्षम है तो ऐसे डीपीएसपी बोलता है क्या कि किसी भी शराब एवं मादक पदार्थ या किसी भी नशीला पदार्थ को राज्य में उस पर प्रतिबंध लगाना सरकार का काम होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये तो डीपीएसपी में बोला गया है, लेकिन ये अनिवार्य रूप से हर राज्य के लिए नहीं है। हर वो राज्य जो सक्षम है वो उसको लागू कर सकती है, जो सक्षम नहीं है वो लागू नहीं कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस मुद्दे को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन जस्टिबल है। इसलिए डीपीएसपी का मुख्य कार्य क्या है कि वो राज्य क्या करेगी, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने का प्रयास करेगी। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट की बात जब भी आएगी, यानी कि मूल अधिकार की बात जब भी आएगी, तो मूल अधिकार हमारा अपना अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार का जब भी उल्लंघन होगा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी, बहाल करेगी, यानी कि उसको वादी योग्य सुप्रीम कोर्ट उस पर चर्चा करेगी। इसी पे केशवानंद भारती का सिद्धांत दिया गया था जिसमें बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसको मैं क्या बोलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। देखिए सबसे पहले ये समझिएगा, जो डीपीएसपी का जो है बनाने का होड़ कब से चालू हुआ। तो देखिए संविधान सभा में एक उप समिति थी, तो उप समिति के द्वारा क्या किया गया था, डीपीएसपी का निर्माण किया गया था। और जो उप समिति थे वो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है बच्चों, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप वो हमारे वीडियो को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारा चीज का शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, बस हमारे लेक्चर को आपको सिर्फ सुनना है। चलिए देखिए, संविधान सभा के जो उप समिति थे, उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जेबी कृपलानी थे। और आपसे कोई पूछेगा डीपीएसपी के निर्माण किस समिति के द्वारा करवाया गया था, तो संविधान सभा के उप समिति के द्वारा करवाया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। और संविधान का जो सलाहकार थे, यानी संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए, तो वो कौन थे, बीएन राव थे। तो बीएन राव के सलाह पे बीएन राव ने एक सलाह दिया था कि जो मूल अधिकार है वो क्या होगा, वो दो प्रकार का होगा। बीएन राव ने क्या दिया था, वो अपना एक सलाह दिया था कि मूल अधिकार को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो पहला जो मूल अधिकार का भाग होगा वो क्या होगा, जो वाद्य होगा, यानी कि इस बात जो वाद्य होगा, यानी कि क्या होगा, न्यायालय में इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, वादी चर्चा कर सकते हैं। और एक को क्या रखा गया, जो वाद योग्य नहीं है, यानी कि उसका कर सकते हैं, न्यायालय में इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। जैसे मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 36 तक है। यानी कि अगर आपका मूल अधिकार में कोई भी तरह का दिक्कत होता है, यानी मूल अधिकार का अगर हनन होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जैसे कि देखिए जो वाद योग्य नहीं है, यानी कि डीपीएसपी, अगर डीपीएसपी में किसी भी तरह का उल्लंघन होता है या राज्य उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती है, तो ये वाद योग्य नहीं है। इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी तरह का सत्र न्यायालय नहीं जा सकते हैं। उसका रीजन क्या है बच्चा, उसका रीजन ये है क्योंकि भारत के संविधान में डीपीएसपी को क्या बोला गया, जो वाद योग्य नहीं है। ये कहा गया है कि राज्य सक्षम होगी तो वो क्या करेगी, उसको लागू करने के प्रयास करेगी। जैसे बिहार सरकार सक्षम थी तो उन्होंने क्या किया, शराबबंदी को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया। तो शराब पूर्ण प्रतिबंध हुआ, यानी मादक पदार्थों का सेवन पे रोक और नशीले पदार्थ के सेवन पर रोक करने का प्रयास करेगी कौन, सरकार, यानी कि राज्य करेगी। राज्य वाले यहाँ पे क्या है, सरकार से संबंधित है, तो प्रयास करने का काम करेगी। ठीक है, अब जैसे बिहार में आपसे पूछा जाएगा, बिहार में जो शराबबंदी कानून लाया गया है बच्चा, तो वो जो है कि किससे रिलेटेड है, आप बताइए, वो मूल अधिकार से रिलेटेड है या डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो वो डीपीएसपी से रिलेटेड है। डीपीएसपी जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और इसी में आर्टिकल 47 में कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगी कि पूरे राज्य में शराब पूर्ण प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगी, मादक पदार्थों का सेवन पर प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगी। ये आर्टिकल 47 में बोला गया है। तो आर्टिकल 47 के तहत ही बिहार में शराबबंदी लागू किया गया है। लेकिन ये वाद्य योग्य नहीं है, यानी कि झारखंड राज्य में आप देखिए वहां पे क्या शराब चालू है, बंगाल में जाके देखिए वहां भी शराब क्या है, चालू है। लेकिन बिहार सरकार क्या करके रखी है, शराब को चालू बंद कर करके पूर्ण प्रतिबंध लगा के रखी है।
क्या? ये तो बोलने की इससे तो बोलने की बात है, लेकिन आप देखिएगा तो बिहार में दारू खुलेआम चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा डीपीएसपी, जो डीपीएसपी जो है ना, संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो भारत के किस, वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में लिया गया है। और आयरलैंड जो है कि अपने संविधान में उसको कहाँ शामिल किया था, तो स्पेन के संविधान से शामिल किया था, ठीक है। डीपीएसपी यानी कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व होगा, उसमें संशोधन करने का अधिकार किसको है, संसद को है। उस पर संशोधन करने का अधिकार किसको है, सिर्फ संसद को है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ से फिर समझते हैं बातों को। अब यहाँ पे समझेंगे कि डीपीएसपी में अभी तक वर्तमान में कितना संशोधन हो चुका है। तो डीपीएसपी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन है, जिसको हम लोग सिर्फ देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो गए। और बच्चों इसको हम लोग देखेंगे साथ साथ, इस पर फिर तुरंत आपको एक वीडियो मिलेगा जो 1 मिनट या 2 मिनट होगा, जिसमें इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसको आप लोग लगाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहला प्रमुख प्रमुख संशोधन, तो डीपीएसपी में एक संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। कल के वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन 1976, जो प्रस्तावना में सिर्फ एक संविधान संशोधन किया गया था, एक ही संशोधन हुआ, कौन है, 42वां संविधान संशोधन 1976। यहाँ भी उसी को चर्चा किया गया है। 42वां संशोधन 1976 के तहत डीपीएसपी में तीन, डीपीएसपी में क्या किया गया, 3 नए डीपीएसपी को जोड़ा गया था, बात समझ गए। यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत डीपीएसपी में 3 नए डीपीएसपी यानी नए राज्य के नीति निषेध तत्व को जोड़ा गया है। तो पहला कौन सा देखिए, 39 का क, आर्टिकल 39 का क को जोड़ा गया है। तो 39 के क में क्या है, यहाँ पे दिया गया गरीबों को कानूनी सहायता, यानी कि राज्य क्या करेगी, प्रयास करेगी कि गरीबों को कानूनी सहायता का प्रदान करने का प्रयास करेगी, ठीक है। यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रयास करेगी, ठीक है। समझ में आ रहा बात को। तो ये 39 के क में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 43 का क, जो 42वां संशोधन 1976 के तहत 39 का क, 43 का क और 48 का क को जोड़ा गया था। 39 के क में आप समझ गए कि राज्य क्या करेगी, गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगी, ठीक है। 43 के क में क्या बोला गया है कि जो उद्योग होगा, उद्योग में मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम राज्य करेगी। जो भी उद्योग होगा उसमें मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करना या उसके प्रबंधन को सुनिश्चित करने का जिम्मेदारी कौन करेगा, वो राज्य प्रयास करेगी, ठीक है। और नेक्स्ट 48 के क में क्या बोला गया है कि राज्य प्रयास करेगी कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण करने का प्रयास करेगी। और आपको पता होना चाहिए कि 48 का जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से आप देखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये सारा चीज इसी पे लागू किया गया था, जिसको हम लोग आगे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ से हम लोग समझेंगे कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में आपको बताया गया था कि ये भाग 4 के क में रखा गया है और ये टोटल 36 से लेकर 51 आर्टिकल इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सभी आर्टिकलों पे एक विशेष नजर डालते हैं और इसको गौर से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, डीपीएसपी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि डीपीएसपी क्या है, तो वो एक जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो वाद्य योग्य नहीं हो सकता, किसी भी न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं होती, यानी कि राज्य अगर चाहेगी तो उसको लागू करेगी और राज्य चाहेगी तो उसे लागू नहीं भी कर सकती है, क्योंकि ये क्या वाद्य योग्य नहीं है। कोई भी नागरिक क्या करता है, इस डीपीएसपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में जाके इसके ऊपर केस दर्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह वाद्य योग्य नहीं है, ये हमारे संविधान में ही बोला गया है। लेकिन जो हमारा भाग 3 है, मौलिक अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार का अगर हमारा हनन होती है तो उसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला स्तर पर न्यायालय पे हम लोग कहीं भी जाकर कर सकते हैं। मौलिक अधिकार का अगर हमारा हनन होता है तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं। और न्यायालय को यह अधिकार प्रदान है कि वो फंडामेंटल राइट को बहाल कराने का कार्य करेगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि आप आर्टिकल 36 से समझने को प्रयास करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 36 में क्या बोलता है कि राज्य की परिभाषा दिया गया है डीपीएसपी के संदर्भ में। मौलिक अधिकार में भी हम लोग पढ़े थे क्या कि मूल अधिकार में पढ़े थे कि वहां भी राज्य की परिभाषा दी गई है, आर्टिकल 13 में बताया गया है। यहाँ पे भी क्या है, 36 में बताया गया है कि राज्य का परिभाषा डीपीएसपी के संदर्भ में, यानी कि राज्य जैसे होती है कि विधानसभा हो गया, संसद हो गया, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस यूनिवर्सिटी हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, ये सभी अपने आप में क्या एक राज्य है, ठीक है। राज्य होने के लिए कुछ शर्त होती है, उस शर्त को अगर आप पूरा करते हैं तो वो क्या कहलाती है, राज्य कहलाते हैं। जैसे उसके पास अपना भूखंड होना चाहिए, अपना एक पॉपुलेशन होना चाहिए, अपना एक सिस्टम होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। तो राज्य की परिभाषा दिया गया है जो डीपीएसपी के संदर्भ में है। अब आते 36 में क्या बोला गया है कि डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। हम आपको भी बता चुके हैं कि डीपीएसपी क्या है कि वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं हो सकता, वो क्या है, नॉन जस्टिबल है। लेकिन मूल अधिकार क्या है, वो जस्टिबल है, ठीक है। तो अनुच्छेद संहिता से ही कहता है कि डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। और आर्टिकल 36 क्या कह रहा है कि राज्य की परिभाषा दिया गया है, उसमें डीपीएसपी के संदर्भ में बताता है, ठीक है। और अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि करेगा। हम आपको अभी बता चुके हैं कि डीपीएसपी का मुख्य कार्य क्या है कि वह
लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने की बात करता है, तो लोक कल्याणकारी की जो भी बात होगी, यानी कि राज्य में लोगों के लिए कल्याण करने का जितना भी होगा, राज्य क्या करेगी, उसमें अभिवृद्धि करेगी। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 19 जो है कि बहुत जरूरी है, खास करके महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बोला गया है कि स्त्री और पुरुष के लिए समान काम का अवसर होगा। स्त्री और पुरुष के लिए क्या होगा? समान काम का अवसर होगा। आप देखते होंगे कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, वहां पे आपको पुरुषों की संख्या अधिक देखने को मिलती है, महिलाओं की संख्या थोड़ी क्या होती है, कम होती है। लेकिन कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि राज्य प्रयास करेगी कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर मिले। किस चीज के लिए? काम के लिए, समान काम के लिए समान अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है। लेकिन अब तो बहुत सारा वैकेंसी ऐसा भी, जैसे देखिए बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई है। बिहार सरकार की देन है ये, बिहार सरकार की एक अच्छी रणनीति रही है कि वहां पे क्या महिला और पुरुष की संख्या लगभग अब बराबर हो चुकी है। ठीक है। क्योंकि राज्य यहाँ पे क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। ठीक है। अब आइए अनुच्छेद 39 में इसी में एक चीज और बोला गया है कि स्त्री या पुरुष दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन देना होगा। स्त्री और पुरुष के लिए पहले क्या बोला गया, स्त्री और पुरुष को समान काम का अवसर प्रदान करेगी, साथ साथ में स्त्री और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान अवसर भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है। इसके लिए भी जो है कि बहुत सारा चर्चा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है जो बहुत पुराने हैं, उनका सैलरी वहां पे क्या है, कॉलेज में लगभग लाख रुपया मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया सैलरी है, और आप भी उसी क्लास के, जैसे मान लीजिए 12th क्लास के आप टीचर बन के जाते हैं, तो आप अभी नए ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपका सैलरी अभी क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए आपका सैलरी 4,000 रुपया है, तो आप भी 12th के टीचर हैं और जो पुराने टीचर है वो भी 12th के टीचर, लेकिन दोनों की सैलरी में क्या होता है, फर्क होता है। लेकिन ये न्यायालय में वादे योग्य नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर हम आवाज नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी में क्या बोला गया, ये न्यायालय में वादे योग्य नहीं है, सरकार अपने हिसाब से इस पर काम करती है। ठीक है। तो स्त्री और पुरुष के लिए समान काम और समान वेतन का भी प्रावधान दिया गया है। आप देखे होंगे कि गांव समाज में बहुत सारी महिलाएं भी क्या करती है, मजदूरी का काम करती है, लेकिन वहां पे देखने को मिलेगा पुरुषों को पैसा अधिक दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को हमेशा क्या रहता है, काम कम दिया जाता है। जबकि काम दोनों का क्या समान है, तो समान काम और समान वेतन की बात बोलता है कौन, अनुच्छेद 39 बोलता है। और क्या बोला गया, धन का विकेंद्रीकरण होना है। यहाँ पे क्या बोला गया, धन का विकेंद्रीकरण किया जाना है। धन का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या था, धन को समान हिस्सों में सबको बांटना, ये नहीं किसी को बेसी कर देना है, किसी को कम कर देना है। एक होता है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, सब पैसा को एक जगह रख देना, एक ही जगह करना, ये गलत होता है। धन का क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है। अब आते हैं अनुच्छेद 39 क। हम आपको अभी बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी में 3 नए आर्टिकल को जोड़ा गया था। 39 का क, 43 का क और 48 का ख को जोड़ा गया था। ठीक है। 48 का क को जोड़ा गया था, तो ये तीनों को यही दिखा, अनुच्छेद 39 का क। 39 में क्या बोला गया, स्त्री और पुरुष को समान काम प्रदान किया जाएगा, राज्य द्वारा प्रदान करेगी। राज्य क्या करेगी, स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करेगी और धन का विकेंद्रीकरण का प्रयास करेगी। ठीक उसी तरह 39 का क में क्या बोलता है कि गरीबों को न्याय मिल सके, इसके लिए निःशुल्क कानून व्यवस्था करवाएगी। गरीबों को न्याय मिल सके, इसलिए 39 का कम, यानी कि 39 का क किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें एक मुख्य बात को जोड़ा गया है क्या, कि गरीबों को न्याय के लिए राज्य क्या करेगी, निःशुल्क कानूनी व्यवस्था का प्रदान करेगी। अब आप देखिए, मान लीजिए किसी आदमी पे क्या होता है, कोई आदमी गरीब है, उस पर ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो क्या करता है, थाना में जाता है और थाना में क्या करता है, केस दर्ज करता है, एफआईआर करता है। तो एफआईआर क्या होती है, निःशुल्क होती है। और जब ये मुकदमा कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट में भी क्या होता है, सरकारी वकील होते हैं। सरकारी वकील का काम क्या होता है कि वो किसी भी गरीब व्यक्ति का फ्री में क्या करते हैं, केस लड़ते हैं। लेकिन ये तो बोलने की बातें हैं, आप जानते हैं कोर्ट का हो या थाना का चक्कर में गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको वहां बिना पैसा का काम चलता नहीं है। ये बोलने की बातें हैं। ये डीपीएसपी में ऐसा बोला गया है कि राज्य ऐसा काम करेगी कि गरीब लोगों को न्याय मिलने के लिए क्या करेगी, निःशुल्क कानून व्यवस्था करवाएगी। कानून तो व्यवस्था निःशुल्क है ही, लेकिन क्या है, सब जानता है कि बिना पैसा का कानून नहीं चलता है। ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 40, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 40 क्या बोलता है कि राज्य प्रयास करेगी, राज्य क्या करेगी, ग्राम पंचायत का गठन करेगी। राज्य क्या करेगी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में इसको पूछा गया, डायरेक्ट हिट किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन करेगी। अनुच्छेद 41 में क्या बोला गया, देखिए अनुच्छेद 41 में बोलता है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा और बेरोजगारी हो या बीमारी हो तथा बुढ़ापा जैसे स्थिति में राज्य क्या करेगी, लोक सहायता प्रदान करेगी। जैसे बुढ़ापा, आप अक्सर देखते हैं कि राज्य में क्या होता है, वृद्धा पेंशन दिया जाता है, यानी कि बूढ़ा लोगों को राज्य क्या कर रही है, थोड़ा सहायता प्रदान कर रही है। बेरोजगारों लोगों के लिए
राज्य क्या करती है, बेरोजगारी भत्ता प्रदान भी करती है। ठीक है। दूसरा बात क्या है कि बीमारी बीमारी में सरकार क्या करेगी, कुछ सब्सिडी प्रदान करे। तो इसी तरह बोला गया है कि अनुच्छेद 41 में क्या बोला गया, बेरोजगारी, बीमारी तथा बुढ़ापा जैसे स्थिति में राज्य क्या करती है, लोक सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, ये बात यहाँ बोला गया है। बेरोजगारी जो होता है इसीलिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है युवाओं को। फिर बीमारी बीमारी में आप देखेंगे बीमारी के लिए तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं दिया गया है बात को, लेकिन फिर भी सरकार को बना, जैसे आप देखिएगा कि आयुष्मान कार्ड राज्य बनाती है, किस चीज के लिए बनवाती है, आयुष्मान कार्ड बनवाती है ताकि बीमारी में क्या हो सके, लोगों का हेल्प हो सके। 5 लाख तक का इलाज क्या हो सकती है, मुफ्त हो सकती है। ये भी क्या बीमारी का एग्जाम्पल है। अनुच्छेद 41 के तहत राज्य क्या करती है, इसको लागू करती है। और उसके बाद बुढ़ापा बुढ़ापा में आप अक्सर देखते हैं कि लोगों का उम्र जिसका लगभग 60 वर्ष हो जाता है, सरकार क्या करती है, राज्य क्या करती है, उसको वृद्धा पेंशन देने का काम करती है। तो राज्य क्या कर रही है, एक प्रकार का लोक सहायता को प्रदान करने का काम कर रही है। तो 41 में क्या बोला गया है, बेरोजगारी, बुढ़ापा तथा बीमारी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य क्या करेगी, लोक सहायता को प्रदान करेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, 40 में क्या बोला गया है, ग्राम पंचायत का गठन के बारे में चर्चा किया गया। अच्छा, 39 है, 39 का क है, 39 का क जो है वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39 क को जोड़ा गया। और 39 क को जोड़ा गया तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी व्यवस्था मिल सके, यानी कि गरीबों को न्याय के लिए निःशुल्क कानूनी व्यवस्था का प्रयास करेगी राज्य। ये 39 का कम बोला गया। और 39 में क्या बोला गया, 39 में 3 बात बोला गया बच्चा, जैसे स्त्री और पुरुष को समान काम का अवसर प्रदान करेगी, और स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन का भी प्रदान करेगी, और राज्य क्या करेगी, धन का समान विकेंद्रीकरण करेगी। यहाँ तक समझ आ रहा बात को। फिर 38 में क्या बोला गया है, राज्य क्या करेगी, लोक कल्याण में अभिवृद्धि करेगी, यानी कि राज्य को लोक कल्याण करने के लिए उसमें क्या करेगा, अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगी। ठीक है। और अनुच्छेद 37 क्या बोलता है कि डीपीएसपी न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है, जो आप लोगों को पता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलता है, अनुच्छेद 36 में क्या बोला गया कि राज्य के परिभाषा दिया गया डीपीएसपी के संदर्भ में। अब आइए हम लोग इधर चलते हैं। 41 तक तो हम लोग देख लिए। ठीक है। इसको वीडियो को देखेंगे बच्चे, इसको 2 बार 3 बार वीडियो को अगर आप देखते हैं तो ये आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। हमारे वीडियो की सबसे खास बात यही है कि हमारे वीडियो में कोई भी फालतू बात आपको नहीं सुनने को मिलेगा, बस यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ाई होती है कम टाइम में। मैं एक स्टूडेंट के नाते सोचता हूँ, स्टूडेंट हमेशा यही चाहते हैं कि वीडियो जो होता है 1 घंटा 2 घंटा के लेक्चर को देखना पसंद नहीं करते हैं बच्चे। उसको क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट में जो है कि इस वीडियो को बनाया जा रहा है। बच्चों आप इसको देखेंगे 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, अगर इसको आप देखेंगे तो आपका टोटल डीपीएसपी क्या हो जाएगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसको 2 बार 3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इसको आप गौर से ध्यान से देखें और उसको सुनने का प्रयास करें। 2 से 3 बार आप सुनेंगे तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 41 में क्या बोला गया है, बेरोजगारी, बीमारी और बुढ़ापा जैसी समस्याओं से में राज्य क्या करेगी, लोक सहायता का प्रदान करेगी। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 42 क्या बोला था, अनुच्छेद 42 में 2 बातें बोला गया। सबसे पहला क्या है कि प्रसूति सहायता प्रदान करेगी। प्रसूति सहायता का मतलब क्या होता है कि राज्य में क्या होगी, जो गर्भवती महिला होगी, गर्भवती महिला के लिए सरकार क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। जैसे आप देखेंगे जब लेडीज क्या होती है, प्रसूति रहती है, जब गर्भवती रहती है तो सरकार क्या करती है, उसके लिए टीका की व्यवस्था करवाया जाता है। जब बच्चा उसका जन्म हो जाता है तो सरकार उसको क्या करती है, कुछ राशि प्रदान करती है। ठीक है। राशि प्रदान करती है ताकि वो बच्चा क्या रह सके, स्वस्थ रह सके। तो इसीलिए क्या बोला गया है, अनुच्छेद 42 में क्या बोला गया है, प्रसूति सहायता प्रदान करेगी, सबसे पहला बात। और दूसरा क्या बोला गया है, न्याय संगत और मनोवैज्ञानिक दशा को प्रदान करेगी। जो सही होगी राज्य के लिए, जो न्याय संगत होगा, जो मानव के हित में होगा, उसको क्या करेगी, राज्य प्रदान करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, अनुच्छेद 43 को देखिए। अनुच्छेद 43 में ये मजदूरों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मजदूरों से संबंधित है। देखिए, मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी प्रदान करेगी। मजदूरों को क्या दिया जाएगा, निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाएगा। मतलब मजदूरों को कम से कम इतना मजदूरी दिया जाए, कम से कम वो अपना जीवन यापन कर सके। ये नहीं कि मजदूरों को हम अपने यहाँ पे काम करवा लिए, काम करवाने को उसको 100 रुपया थमा दें। क्या 100 रुपया थमा देने से उसका जीवन निर्वाह हो पाएगा, नहीं बच्चा, उसका भी तो फैमिली है, उसका भी तो परिवार है। तो राज्य क्या प्रयास करेगी, मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी देने का प्रदान करेगी। ठीक है। साथ साथ में इसमें एक बात और बोला गया है कि कुटीर उद्योगों का बढ़ावा प्रदान करेगी। कुटीर उद्योग मतलब क्या है, छोटा लघु उद्योग जो गांव वगैरह में किया जाता है। ठीक है। गांव वगैरह में छोटा छोटा कुटीर उद्योग बनाया जाता है, जैसे मसाला का फैक्ट्री बना दिया जाता है, जैसे कि पत्ता का बिजनेस बनाया जाता है, डिस्पोजल का बिजनेस जो होता है, ये सब क्या होता है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य किसमें किया जाता है, अनुच्छेद 43 में किया गया है। अनुच्छेद 42 में क्या बोला गया बच्चा, 2 बात बोला गया, प्रसूति सहायता प्रदान करेगी, न्याय संगत और मनोवैज्ञानिक दशा को प्रदान करेगी राज्य। ठीक है, समझ में आया। 42 में फिर से क्या बोला गया है, प्रसूति सहायता प्रदान करेगी और न्याय
न्याय संगत और मनोवैज्ञानिक दशा को प्रदान करेगी। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो मजदूरों से संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए कि मजदूरों के लिए क्या बोला गया है? निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी प्रदान करेगी। और फिर क्या बोल दिया गया है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगी सरकार। क्या करेगी? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करेगी सरकार। उसके बाद आता है 43 का क। अभी हम आपको बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी में 3 गो डीपीएसपी को जोड़ा, 3 राज्य के नीति निश्चित तत्व को जोड़ा गया। 39 का क, 43 का क। देखिए 43 का क यहाँ पे आ गया है। आपसे पूछेगा बताइए कि अनुच्छेद 43 का क किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 43 का क में क्या बोलता है कि उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योग जो भी बिजनेस होगा उसके प्रबंधन में क्या करेगा? मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। राज्य क्या करेगी? कोई भी उद्योग होगा अगर उसका प्रबंधन या उसका मैनेजमेंट की बात जब भी आ गई तो उसमें मजदूरों की भागीदारी का सुनिश्चित होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से क्या बनता है? यूनियन वगैरह बन जाता है, मजदूरों का संगठन वगैरह बन जाता है। तो उसका मैनेजमेंट का सुनिश्चित करती है कौन? राज्य प्रयास करेगी कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी और सुनिश्चित करेगी। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 43 का ख। 43 का ख में क्या बोला गया है? तो देखिए यहाँ बोला गया सहकारी समिति का गठन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 बोलता है क्या? ग्राम पंचायत का गठन। और अनुच्छेद 43 का ख क्या बोलता है? सहकारी समिति का गठन। समझ में आ रहा है बच्चा? अनुच्छेद 43 ख में क्या बोला गया? सहकारी समिति का गठन। और 43 ख में क्या बोला गया है? देखिए 43 ख में क्या बोला गया? उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी क्या करेगी? सुनिश्चित करेगी। यानी कि राज्य क्या करेगी? उद्योगों को बढ़ावा देने में मजदूरों की भागीदारी को क्या किया जाएगा? सुनिश्चित किया जाएगा। तो यानी कि 43 जो है किससे संबंधित है? मजदूरों से संबंधित है। 43 में भी 2 बात बोला गया। सबसे पहला क्या बात बोला गया कि मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाएगा। साथ साथ में जो छोटा उद्योग होगा यानी ग्रामीण उद्योग जो होगा यानी कि उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। 43 का क क्या बोल देता है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। और उसका अनुच्छेद 43 के ख में क्या बोला गया है कि सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। 43 का ख में 44 क्या बोलता है? 44 बोलता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान सिविल संहिता। ठीक है, समान सिविल संहिता क्या होता है कि सरकार क्या करेगी? प्रयास करेगी पूरे राज्य में, पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाए यानी कि समान नागरिक संहिता। सभी के लिए, हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए क्या होना चाहिए? एक समान कानून की व्यवस्था का प्रदान करेगी। तो पूरे देश में, पूरे भारत देश में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल लागू करने वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला जो देश है, राज्य है, वो है गोवा। कौन है? गोवा। और उसके बाद फिर उसको लागू कौन किया? उत्तराखंड किया। ठीक है, 27 नवंबर 2025 से उत्तराखंड में भी क्या हो गया? यूसीसी लागू हो गया यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। लेकिन सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है भारत का। ठीक है, तो राज्य क्या करेगी? प्रयास करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगी। इसका चर्चा किसमें किया गया? अनुच्छेद 44 में। तो अनुच्छेद 44 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 40 में क्या बोला गया था? ग्राम पंचायत का गठन। 43 के ख में क्या बोला गया? सहकारी समिति का गठन। और 44 में क्या बोला गया है? 44 में यूसीसी कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या करेगी? प्रबंधन करेगी, सब राज्य में लागू करने का प्रयास करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 45 क्या बोलता है? अनुच्छेद 45 में बोला जाता है कि 6 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चे होगा उसका शिक्षा और देखरेख का प्रयास करेगी राज्य। देखरेख शिक्षा एवं देखरेख में सहायता प्रदान करेगी। 6 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चा होगा, इसी के तहत क्या बनाया गया? आंगनबाड़ी बनाया गया। आंगनबाड़ी में आप अक्सर देखेंगे 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसके देखरेख एवं शिक्षा का प्रदान करती है कौन? सरकार ही प्रयास करती है। तो आंगनबाड़ी में बच्चों को भोजन भी दिया जाता है, उसका देखरेख भी किया जाता है, साथ साथ में शिक्षा भी देने का काम किया जाता है। तो आंगनबाड़ी जो है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? अनुच्छेद 45 के से ही क्या है? संबंधित है। अब बोला गया अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? तो एससी एसटी एवं दुर्बल वर्ग के लोगों से है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उन लोगों का शिक्षा एवं सहायता प्रदान का काम करेगी कौन? अनुच्छेद 46। यानी कि एससी एसटी एवं दुर्बल लोगों को सहायता प्रदान करने का काम करती है कौन? अनुच्छेद 46। यानी कि राज्य प्रयास करती है कि एससी एसटी एवं दुर्बल लोगों को सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, शिक्षा एवं देखरेख में। उसके बाद बोला जाता है 47। 47 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के बच्चों के लिए। बच्चों क्योंकि जान लो अनुच्छेद 47 क्या बोलता है कि मादक पदार्थों पर रोक लगाना है। मतलब जितनी भी नशीली पदार्थ है, जैसे शराब हो गया, ड्रग्स हो गया, जितने भी मतलब कि नशीले पदार्थ होते हैं, सरकार क्या करेगी? राज्य क्या करेगी? उसको प्रयास करेगी, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगी और जीवन स्तर और पोषाहार स्तर को और अच्छे बनाने का प्रयास करेगी। जीवन स्तर और पोषाहार स्तर को अपने ढंग से अच्छा बनाने का प्रयास करेगी। तो अनुच्छेद 47 के तहत क्या बोला गया? मादक पदार्थों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। यानी नशीले पदार्थ पर क्या करेगी? सरकार रोक लगाएगी। ठीक है, इसी अनुच्छेद 47 के तहत ही क्या किया गया है? बिहार में शराबबंदी कानून को लाया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए हम चलते हैं फिर अब आगे।
अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या है कि अनुच्छेद 48 के बारे में बोला गया है। हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि अनुच्छेद 47 में क्या बोला गया है, मादक पदार्थों पर सरकार क्या करेगी, प्रतिबंध करेगी और उसका जीवन स्तर और पोषाहार स्तर को ठीक करने का प्रयास करेगी राज्य सरकार। अनुच्छेद 47 में बोला गया था, ठीक है। अब हम उधर देखते हैं अनुच्छेद 48 में क्या बोला गया। अनुच्छेद 48 में बोला गया कृषि एवं पशुपालन को उन्नत बनाने का प्रयास करेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसानों से संबंधित है। अनुच्छेद 48 किसानों से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 43 के संबंधित मजदूरों से संबंधित है। देखो बच्चों, 43 में हम आपको बताए थे, 43 में क्या बोला गया है, मजदूरों के निर्वाह योग्य मजदूरी प्रदान करेगी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को क्या करेगी, बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। इसी में एक बात और बोला गया था, अनुच्छेद 43 का क में क्या बोला गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को क्या करेगी, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। फिर 43 का ख में क्या बोला गया है, 43 ख में बोला गया सहकारी समिति का गठन करेगा। अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया है, तो ग्राम पंचायत का गठन करेगी, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ ये अनुच्छेद 48 में क्या बोला गया है, कृषि एवं पशुपालन को उन्नत बनाने का प्रयास करेगी। यानी कि अनुच्छेद 48 क्या है, कृषि से संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन को उन्नत बनाने का प्रयास करेगी राज्य, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, गौ हत्या नहीं करना चाहिए, इस पर सरकार क्या करेगी, प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगी। किस आर्टिकल के तहत बोला जाता है, अनुच्छेद 48 के तहत ही बोला जाता है, ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 48 का क। आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 48 का क हम आपको क्या बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 गो जोड़ा गया, 3 डीपीएसपी को जोड़ा गया, 39 का क, 43 का क और 48 का क, ठीक है। अनुच्छेद 48 के बारे में क्या बोला गया है कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। आपसे पूछा जाएगा अक्सर कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है, तो अनुच्छेद 48 के क में बोला गया है। 48 में क्या बोला गया है, कृषि एवं पशुपालन को उन्नत बनाने का प्रयास करेगी राज्य, ठीक। 48 के क में क्या बोला गया है, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण देने का प्रयास करेगी राज्य। इसी के तहत जो है 1972 में वन्य जीव संरक्षण को लाया गया था। इसी के तहत 1972 में क्या लागू किया गया था, वन्य जीव संरक्षण। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका इस भी पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्ट। उनसे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, 1973 में। उसके बाद से पूछा जाएगा, बताइए कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1972 में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हो गई, तो 1973 में किया गया था। तो 2 बात याद रखना कि 48 में क्या बोला गया, कृषि एवं पशुपालन को उन्नत बनाने का प्रयास करेगी राज्य, ठीक है। इसी के तहत गौ हत्या को प्रतिबंध कर दिया गया है। 48 के क्रम में क्या बोला गया है, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण का प्रयास करेगी, ठीक है। इसी के तहत क्या लाया गया था, 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर एक कब शुरुआत हुआ था, 1973 में लागू किया गया था। अब आता है अनुच्छेद 49 में। आप अनुच्छेद 49 में देखेंगे जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उन सभी के संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। अनुच्छेद 49 क्या बोलता है कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 50 में आते हैं। अनुच्छेद 50 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 50 को क्या बोला गया है कि वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगी, ठीक है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करेगी, पृथक करने का काम करेगी, कौन, राज्य करेगी, ठीक है। अनुच्छेद 51 में क्या बोलता है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि का प्रयास करेगी राज्य में, उसको बढ़ावा देने का काम करेगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि में बढ़ावा प्रदान करेगी। इसी के तहत आप देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। भारत और चाइना के बीच में जो है पंचशील समझौता, ये सब किसका उदाहरण है, अनुच्छेद 51 का ही उदाहरण है। क्योंकि समझौता जो होता है दो देशों के बीच में क्या होता है, शांति एवं सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। अनुच्छेद 51 के तहत ही भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो है कि क्या किया गया था, समझौता किया गया था, शिमला समझौता। भारत एवं चीन के बीच में पंचशील समझौता किया गया था, तो इसको दिमाग में रखेंगे। तो आप देखिए बच्चों कि आपको डीपीएसपी का एक ओवरऑल यानी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के बारे में आपको पर डिटेल चर्चा की गई। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी, अगर आप इसको दिमाग में रख लेते हैं तो ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय।